आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद करेंगे जो कि पर्यावरण से संबंधित है। दोस्तों, साफ सफाई किसको अच्छी नहीं लगती है। हम चाहे सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी निभाएं या न निभाएं, लेकिन साफ सफाई पसंद जरूर करते हैं। ऐसी कई पौराणिक प्रसंग हैं और ऐसे कई प्राचीन उदाहरण हैं जब यह देखने को मिलता है कि साफ सफाई और स्वच्छता हमारी सांस्कृतिक धरोहर रही है। बात चाहे हड़प्पा संस्कृति में रहे जल निकासी की या जल नियंत्रण की हो, या फिर सही तरीके से अपनाए गए शौचालय की हो, या फिर पौराणिक कथाओं में जैसा कि हम जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण से सुदामा मिलने जाते हैं तो वो सुदामा के चरणों का स्नान कराते हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं अध्यात्म के साथ साथ सफाई को भी प्रदर्शित करता है। और हम अपने सार्वजनिक जीवन में भी जब कई बार अपने पूजा पाठ वाली जगह पर जाते हैं, धर्म के स्थानों पर जाते हैं, तो पैर धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, मुंह का कुल्ला करते हैं, कई बार स्नान भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि साफ सफाई स्वच्छता कोई नई बात नहीं है। हालांकि पश्चिम के जो देश हैं, पश्चिम के देशों में 1600 से लेकर 19वीं सदी के बीच में स्नान करने को या साफ सफाई रखने को, खासकर बाहरी साफ सफाई रखने को, स्वयं के शरीर की साफ सफाई को रखने को एक विकृति के रूप में देखा जाता था, लेकिन वह भी अब धीरे धीरे करके सुधरने लगे हैं, बदलने लगे हैं। हमारा एक पड़ोसी देश है जापान, जो जब भी आप उनके यहाँ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो वो अपने तरह से एक परिधान देते हैं और नई चप्पलें भी देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वच्छता और साफ सफाई एक जीवन शैली है, और अगर इसको अपनाया जाए तो हम स्वयं को तो स्वस्थ रख ही सकते हैं, उसके साथ साथ अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं, आसपास के लोगों को भी ठीक रख सकते हैं और कई न जाने असंख्य बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि मल त्यागने के बाद में और जो गंदगी निकलती है उसके बाद ऐसे न जाने कितने ही विषाणु, कितने ही बैक्टीरिया, कितने ही परजीवी उसमें होते हैं, और अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे, शौच जाने के बाद हाथ अगर नहीं धोते हैं और खुद को सही साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो हम कई बीमारियों के भागीदार बन सकते हैं और स्वयं भी उससे ग्रसित हो सकते हैं। तो आज का जो संदर्भ है वो कचरा नियंत्रण के बारे में है। हम यह देखते हैं कि एक नई संस्कृति, एक नई विचारधारा और एक नई जीवन शैली है, जिसकी वजह से आज हम अपने आसपास न जाने कितने ही कचरों के ढेर देखा करते हैं। हम जब भी किसी शहर से गुजरते हैं तो शहर के बाहर बड़े बड़े कचरों के ढेर लगे रहते हैं, और अभी तो वो शहरों से बाहर हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं जब वही ढेर धीरे धीरे करके शहरों में अंदर आ जाएंगे और फिर घरों तक पहुंच जाएंगे। यही कचरे के ढेर कई गैसों का उत्सर्जन करते हैं। बारिश होती है तो वह जल के माध्यम से मिट्टी में चले जाते हैं, अंदर शोषित हो जाते हैं और फिर पानी को भी दूषित करते हैं और कई बीमारियों के कारण बनते हैं। हालांकि ऐसे कई नए अध्ययन आए हैं कि अच्छे तरीके से साफ सफाई रखना और स्वच्छता पर काम करने के कई अवसर भी हैं। जैसे कि एक अध्ययन में बताया गया कि भारत में लगभग 150 बिलियन डॉलर तक का एक बाजार स्वच्छता के आधार पर 2020 तक हो सकता है। विश्व बैंक के एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि अगर लोग स्वच्छता को और साफ सफाई को अगर ठीक से अपने जीवन में अपनाएं तो 40 से लेकर 45% के आसपास जो स्वास्थ्य पर खर्चा है उसको कम किया जा सकता है। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि लगभग एक अध्ययन के अनुसार यह भी बताया गया कि 38 से 40 बिलियन डॉलर के आसपास हर साल का स्वास्थ्य के खर्चे में बचाया जा सकता है, अगर हम सही तौर तरीके साफ सफाई के अपनाएं, स्वच्छता से रहें, अपने अंदर और बाहर दोनों ही तरफ साफ सफाई रखें और थोड़े से जागरूक रहें। हालांकि देश में कई कानून उसके स्वच्छता के ऊपर बने हैं, लेकिन अभी जो हाल ही का जो कानून है, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 है, वह एक बड़े आयाम का कानून नियम है और उसमें कई सारी नई चीज़ें समावेशी हैं। व्यक्ति, समाज, देश और संस्थाओं के साथ साथ हर किसी को इसमें संलग्न किया गया है और सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। चाहे वो पर्यटन स्थल हो, धार्मिक स्थल हो, चाहे हवाई अड्डा हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो,
या फिर कोई प्रतिष्ठान हो, हर जगह पर साफ सफाई की तरफ विशेष ध्यान आकर्षित करने की बात कही गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि लोग अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि कोई भी मुहिम बिना लोगों की सक्रियता के संभव नहीं हो सकती है। हमारा संविधान भी मौलिक जो अधिकार हैं उनके साथ साथ मौलिक कर्तव्यों के बारे में, दायित्वों के बारे में जो बात करता है, खासकर दायित्वों के बारे में, तो उसमें वो पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा के बारे में विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए कहता है। साथ ही साथ नागरिकों की भागीदारी के बारे में भी जोर देता है। तो जब हम देख रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी विकराल समस्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब आखिर आगे समाधान क्या है? आगे समाधान यही है कि हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और हमारी जो पुरातन शैलियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं, जिसमें हम कई बार देखते हैं, जब हम बचपन में थे तो हमारे कपड़े जब फट जाते थे या कपड़े छोटे हो जाते थे तो हमारी माँ घर में उनको सिलती थी, कुछ और बनाती थी, झूला बनाती थी, चटाई बनाती थी। इसका कहने का मतलब है कि वो कई बार चीज़ों का इस्तेमाल करने का एक हमारी विचार चली थी। अब वो धीरे धीरे करके छूट रही है, क्योंकि जीवन बहुत आपाधापी वाला हो गया, भागदौड़ वाला हो गया है, लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत ही उपभोक्तावाद बढ़ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम यह देख रहे हैं कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पहले ये होता था कि लगभग 70 के दशक तक की जो छोटे छोटे शहर हैं उनसे लगे हुए जो गांव हैं, वहाँ के किसान शहरों में आते थे, वहाँ से कचरा उठाते थे, जो गीला कचरा घरों से या जो अन्य चीज़ों से उत्सर्जित होता था उसको उठाते थे और अपने खेतों में कंपोस्ट की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन यह पद्धति भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। उसके दो कारण रहे कि एक तो ये कि प्लास्टिक एक विकल्प आने लगा, लोग उसका ज़्यादा उपयोग करने लगे, और फर्टिलाइजर सब्सिडी जब मिलने लगी तो फर्टिलाइजर सब्सिडी के माध्यम से लोगों को, किसानों को विकल्प मिलने लगा, तो वो कंपोस्ट का विकल्प फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने लगे। हालांकि दोनों ही उनके लिए बहुत घातक हैं, लेकिन इसका अंदाज़ा शायद वो लगाने में असमर्थ रहे और उसके खामियाजे खेती को तो भुगतने पड़ते ही रहे हैं, साथ साथ में अन्न आहार को भी भुगतने पड़े, बाकी जनमानस को भी भुगतने पड़ रहे हैं। तो आखिर अब किया क्या जाए? तो सर्वप्रथम यही है कि संस्थाएं, सरकार और लोग तीनों ही अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें, और खासकर व्यक्ति अगर स्वयं के स्तर पर काम करना शुरू कर दे, साफ सफाई को तवज्जो देना शुरू कर दे, तो काफ़ी कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं। इसके बहुत अच्छे उदाहरण हम अपने इतिहास से ले सकते हैं। गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा तो थे ही थे, लेकिन स्वच्छता और सफाई के भी जनक कहे जा सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने एक लड़ाई स्वच्छता के लिए भी लड़ी और लोगों को जागरूक किया कि स्वच्छता, साफ सफाई कितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक है जितनी की स्वतंत्रता आवश्यक है। साथ ही साथ हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद भुखमरी, बेरोजगारी और भी न जाने कितनी समस्याएं थीं, वो धीरे 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 करके उन पर काम होता गया, लेकिन स्वच्छता पर काम इतना ज़्यादा नहीं हुआ। आज भी छोटे छोटे शहरों में, गाँव में जाकर देखते हैं तो कचरों के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं या काफ़ी उदासीन हैं। पश्चिम के देशों में बाहरी जो साफ सफाई है उसको लेकर बहुत काम हुए हैं और लोगों में उदासीनता नहीं है, लोग काम करना चाहते हैं, साफ सफाई रखना चाहते हैं। हमें भी अपने जल जंगल के साथ साथ में बाकी सारी चीज़ों के प्रति भी उतना ही आश्वस्त होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, खासकर सफाई के प्रति, कचरा प्रबंधन के प्रति, जितने कि हम अपने स्वयं व्यक्तिगत जीवन के लिए जागरूक और सतर्क रहते हैं। तो स्वयं से बाहर निकलना है और अपने समाज और पर्यावरण की देखभाल करनी है। एक तो ये है। अगला ये है कि जब भी हम बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ खरीदारी करने जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि पन्नी या प्लास्टिक की चीज़ें लेकर ना जाएं, एक झोला थैला लेकर जाएं, उसमें सब्जी लेकर आएँ और उपभोक्तावाद को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपने जीवन से कम करते जाना है। तीसरा जो पक्ष है वो शिक्षा का पक्ष है कि जब भी हम शिक्षा से जुड़ते हैं या बच्चों को शिक्षा देते हैं, खासकर शिक्षक और पालक बच्चों को यह सिखाएं कि जीवन में कैसे वातावरण के साथ में सही से सामंजस्य बिठा के रहा जा सकता है, कैसे सफाई को अपना अंग बनाएं, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, उनको साफ सफाई की कला सिखाएं, कौशल सिखाएं और धीरे धीरे करके उनको आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएं, ताकि वो सफाई को भी जीवन का एक अच्छा उद्देश्य बनाए और हिस्सा बनाए, ताकि भविष्य में आते आते वो एक अच्छा नागरिक प्रदर्शित कर पाए। साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि एक नई तकनीकी के साथ भी सरकारों को आना चाहिए, संस्थाओं को आना चाहिए, ताकि रिसाइकलिंग की प्रक्रिया ठीक से हो, क्योंकि रिसाइकलिंग भी आजकल हमारे देश में बहुत ही आधे अधूरे मन से और आधे अधूरे शक्तियों के साथ होती है, विकल्पों के साथ होती है। साथ ही साथ एक काम यह भी किया जा सकता है कि सारे लोग
एक कुछ इस तरह के संगठन बना सकते हैं, अपने जैसे विचारधारा के लोगों से मिल सकते हैं और सफाई का एक आंदोलन भी चला सकते हैं। साथ ही साथ ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम आने वाले समय में देख सकते हैं कि हम अपने शहर, अपने गांव, अपने देश को साफ सुथरा रख सकते हैं। और जो बड़े बड़े कचरे के ढेर जो कि भविष्य की बहुत बड़ी चुनौती है, पर्यावरण के लिए चुनौती है, स्वयं के लिए भी बहुत चुनौती है, अस्तित्व के लिए चुनौती है, उनसे जूझ सकते हैं। यह एक लंबी लड़ाई है और सभी लोग मिलकर अगर लड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। और हमें जीव जंतुओं से भी सीखना होता है। जैसे कि टर्माइट को देखिए, टर्माइट अपने आसपास कितनी सफाई करता है, सारी गंदगी को साफ कर लेता है और उसको अपना भोजन भी बना लेता है। तो हम इंसानों को भी कुछ ऐसे ही सोचना होगा कि जो भी कुछ चीज़ें निकल रही हैं उनको हम एक यह भी इस तरह से भी देख सकते हैं कि वो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं या जो वेस्ट है उसका किस तरह से क्रियान्वयन करें या उसका किस तरह से रिसाइकलिंग करें कि उसको एक अच्छे से एक वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे कि ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सके या उसका कंपोस्ट बनाया जा सके, ताकि उसका उपयोग अच्छी कामों में हो, खेती में हो या और चीज़ों में हो सके। तो यह एक नवाचार का विषय है, तो युवाओं को इसमें आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए और इसके साथ साथ में यह विचार भी चलना चाहिए, इस तरह के समाधान ढूंढना चाहिए कि किस तरह से हम इसका कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं, किस तरह से हम प्लास्टिक से मुक्त हो सकते हैं और किस तरह से हम अपने देश को बहुत ही सशक्त पर्यावरण के स्तर पर सामर्थ्य और साफ सुथरा बना सकते हैं। तो यह संवाद जारी रहेगा। अगले अंक में किसी और अच्छे मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।